Hello everyone, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy, and today we will discuss about the most important, the most famous lecture of the entire NTSC series, जिसे हम लोग कहते हैं the Modern Indian History, जिसमें हम लोग कवर करेंगे the time period of 1885 to 1947 तक का। और इसमें हम लगभग सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैं आपको समझाने से पहले एक टाइमलाइन के माध्यम से पूरा बैकग्राउंड स्टोरी देना चाहता हूं, फिर उसके बाद वन बाय वन हम लोग समझेंगे। इसे इस तरीके से समझेंगे कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपके एनटीएससी के लिए वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइमलाइन यहाँ पर बनाएंगे और उसी के हिसाब से पूरा ये जो लेक्चर हम लोग कवर करेंगे, है ना। ये टाइमलाइन हम बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे से इसको बनाना है हमें, ठीक। तो देखते हैं। देखिए एक फ्रेमिंग में कर लेता हूं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, then 14 15 16 17 18 19, okay. 20 and this 21. Fine. So now we are ready with these many events we will discuss in this particular chapter or the topic. तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। कई बार तो इसी टाइमलाइन से ही कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एनटीएससी में, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 1885 से, है ना। जैसे मैंने आपको बताया अभी 1885 से। फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट अवर चैप्टर। और उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे कहते हैं हम लोग द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है 1905। तो 1905 के बाद में डायरेक्ट हम लोग कहां पर आएंगे, 1905 में आएंगे, है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 1900 ओके 1906, ठीक है 1906। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर है 1909। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर है 1914। फिर नेक्स्ट है 1915, है ना। फिर नेक्स्ट है 1916, okay. Then after that 1917 to 18, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1919, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 22, okay 22 1922 1922, that is the next year. After that the next very important year is डायरेक्टली हम लोग डिस्कस करेंगे 1927 to 28. Then after that we have the next very important, that is 1929. Then after that we have the next year, that is 1930 to 34, okay. Then we have the next very important year is 1935. Then we have the next year is 1936.
1942, and finally we have the next year. After that also so many episode will be there. Then 1946. And then the last one is 1947, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से देखना है। तो देखते हैं कि कौन कौन से ये जो पूरे एपिसोड हैं, कौन कौन से ये उसको बहुत अच्छे से हम समझते हैं। 1947, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो 1885 है ना, वहां पर क्या आएगा, द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का डिवीजन हुआ था, है ना, बंगाल डिवीजन, ओके, बंगाल डिवीजन, ठीक। प्लस स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था इसमें, स्वदेशी मूवमेंट, इसी के खिलाफ में स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था, है ना। फिर उसके बाद में 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, मुस्लिम लीग हैज बीन फॉर्म्ड, ओके, मुस्लिम लीग। फिर उसके बाद 1909 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। फिर उसके बाद में जो 1914 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1, बहुत बड़ा एपिसोड था, है ना, वर्ल्ड वॉर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 1915 में आते हैं गांधी जी, ओके, यहीं से जो है वो पूरा पिक्चर चेंज होता है, ओके। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी, यहां से पूरा जो पिक्चर है वो चेंज हो जाएगा। यहां से जो पूरा है ना, इसको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। इसे आप कह सकते हो बिफोर गांधी, एंड इसे इस पूरे यहां से पूरा आप इस पूरे पीरियड को बोल सकते हो आफ्टर गांधी, है ना। तो गांधी जी आते हैं भारत में 1915 में। फिर 1916 में क्या होता है, लखनऊ पैक्ट, क्या होता है, लखनऊ पैक्ट। 1917 से 1918 में क्या देखेंगे, सत्याग्रह, है ना, गांधी जी का फेमस सत्याग्रह देखेंगे। फिर 1919 में क्या आता है हमारा, फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट आता है 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। और इस पूरे पीरियड में हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, है ना, रॉलेट एक्ट। और खिलाफत मूवमेंट भी आता है ना, उसको भी हम लोग समझेंगे इस वाले पीरियड में। खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है जो कि 1927 टू 28 है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, साइमन कमीशन, क्या देखेंगे इसमें, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन देखना है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में 1929 में हम लोग क्या समझेंगे, 1929 में हम लोग समझेंगे क्या, लाहौर सेशन कांग्रेस का, लाहौर सेशन, है ना, लाहौर सेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का डिमांड हुआ था। कौन सा डिमांड हुआ था, पूर्ण स्वराज का, है ना। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, पूर्ण स्वराज, ठीक। यहां पर इस वाले पीरियड में क्या हो जाएगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, बहुत फेमस है, दांडी मार्च भी होता है। उसके बाद में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। 1935 में क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर से आएगी। देखिए, एक 1935 में आता है, 1919 में आता है, और एक 1909 में आता है ना। तो 3 बार आप देखेंगे इसको। देन 1942 में क्या स्टार्ट होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे कॉल किया जाता है बाय द मुस्लिम लीग। एंड फाइनली 1947 को हमें क्या मिलती है, आफ्टर पार्टीशन हमें मिलती है आजादी, है ना, इंडिपेंडेंस। ओके, सो ये जो है पूरा प्रोसेस है जिसे हमें समझना है बहुत ही अच्छे से। आपको बहुत मजा आएगा ये पूरा चैप्टर को समझने में, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, है ना। तो एक बार मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूं। देखिए,
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 1885 से। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी होगी ड्यूरिंग द इंडिया इंटायर स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका आगे जाके 1907 में जो है वो बाइफर्केशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है ना, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। मैं उसको क्लियर तरीके से बताऊंगा कि कौन होते हैं मॉडरेट्स, कौन होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। उसके बाद में 1905 में क्या होता है, बंगाल का डिवीजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बंगाल जो है एक पॉलिटिकल हब बन गया होता है, और जब बंगाल का डिवीजन होता है ना तो फिर उसके अगेंस्ट में एक स्वदेशी मूवमेंट भी होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है ढाका में, है ना। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस अब दोनों पैरेलल चलते रहेगी, और मुस्लिम लीग ही आगे जाके किसका डिमांड करेगी, पाकिस्तान का, है ना। अभी फिलहाल डिमांड कर रही है सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या होता है मैं बताऊंगा आगे उसको। उसके बाद देखेंगे 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसमें मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसने लेके आए थे, ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स तो चाहेगी ना कि हमेशा मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में डिवीजन बना रहे, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स, ठीक। उसके बाद में हम लोग देखेंगे 1914 वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पर आता है, कैसे वो भारत के साथ में रिलेटेड है वो हम समझेंगे। फिर 1915 में गांधी जी रिटर्न आते हैं भारत में साउथ अफ्रीका से, वहां 21 सालों तक रहते हैं गांधी जी, और 46 साल की एज में वापस आते हैं भारत। उसके बाद में हम लोग देखेंगे लखनऊ पैक्ट, जिसमें ये जो मॉडरेट्स है और एक्सट्रीमिस्ट हैं वो फिर से वापस आ चुके हैं, और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ये डिसाइड करती है कि हमें एक साथ होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया लखनऊ पैक्ट। उसके बाद में गांधी जी वापस आते हैं, सत्याग्रह करते हैं, 3 फेमस सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा, सबसे पहले तो चंपारण है, चंपारण के बाद में क्या आएगा, खेड़ा, और उसके बाद में क्या आएगा, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। तो इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा बहुत अच्छे से, एमसीक्यू बनाएंगे उसमें से, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। सो चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये रॉलेट एक्ट था क्या, कैसे पूरी चीजें एग्जीक्यूट हुई। फिर उसके बाद देखेंगे ये जो खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, है ना, तो ये खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ, क्यों स्टॉप हुआ। तो क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बेसिकली जो है ना, जो भारतीयों ने अपना सहयोग देना बंद कर दिया था ब्रिटिशर्स को, हम किसी भी प्रकार का सहयोग आपको नहीं देंगे। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, है ना। उसके बाद में भारत में जो है कुछ और एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि 1923 में जो है वो स्वराज पार्टी का गठन होता है बाई सी.आर. दास एंड चित्तरंजन दास, है ना, बाई सी.आर. दास, सॉरी, सी.आर. दास मींस चित्तरंजन दास ओनली एंड मोतीलाल नेहरू, है ना। तो उसको भी देखेंगे। फिर 1927 से 28 में क्या आता है, साइमन कमीशन। ये भारत में आता है, क्यों? क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन आपको एक स्लोगन याद होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, है ना। तो ये वाला स्लोगन यहाँ पर देखेंगे कि क्यों लोग जो है वो साइमन को भगाना चाहते हैं। उसके बाद में 1929 में लाहौर सेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है। पूर्ण स्वराज मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेमस ये डिमांड था। उसके बाद में 1930 टू 34 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखेंगे। इसी में ही डांडी मार्च आता है। जैसे ही डांडी मार्च कंप्लीट होता है वैसे ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू होता है, ठीक है। उसके बाद में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ऑटोनोमस पावर दे दिया गया था। उसके बाद में 1942 देखेंगे हम लोग, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें गांधी जी ने डू और डाई का जो है वो नारा दिया था, करो या मरो का। उसके बाद में 1946 में जो मुस्लिम लीग है वो डायरेक्ट एक्शन डे का डिमांड करती है, डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर करती है फॉर द फाइनल कॉल फॉर द सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, है ना। और फाइनली आफ्टर पार्टीशन हमें क्या मिल जाता है, आजादी, इंडिपेंडेंस। तो इतनी सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमें समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड उस स्टार्ट करने से पहले मुझे ये टाइमलाइन जो है वो रब करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज चलेंगे और टॉपिक वाइज चीजों को समझेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो चलिए इसे रब कर लेते हैं सबसे पहले। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पूरा टाइमलाइन समझ में आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से सॉलिड एक बनाइए नोट्स, और उस नोट्स में चीजों को नोट करिए। ये सभी जो मैं बता रहा हूं आपको नोट करते चलिए, क्योंकि इससे आपका एक बहुत सॉलिड जो है वो नोट्स बनता चला जाएगा, है ना, आपको काम आएगा आगे बहुत।
ओके, सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कंप्लीट टॉपिक हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसके आगे इवेंट बाय इवेंट हम लोग समझेंगे चीजों को कि कैसे चीजें जो है वो आगे बेहतर होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1885, ठीक है, दिसंबर 1885, है ना। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो फॉर्मेशन होता है, और इसके जो फाउंडर होते हैं ना, उनका नाम क्या होता है, ए ओ ह्यूम। क्या होता है उनके फाउंडर का नाम, ए ओ ह्यूम, है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं, ए ओ ह्यूम। ये रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट होते हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था, है ना। और इसका फॉर्मेशन इसलिए हुआ था ताकि जो पूरा डिमांड है वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स तक ना आकर, है ना, जो एक पॉलिटिकल पार्टी बने जो कि लोगों की डिमांड को किससे करे, ब्रिटिशर्स से करे, ताकि एक 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 ब्रिज बन सके बिटवीन द पीपल एंड द ब्रिटिशर्स, है ना। तो उस वजह से हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। और इसका जो सबसे फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। बॉम्बे वाज द फर्स्ट प्लेस। और स्टार्टिंग में इसमें 72 डेलीगेट्स थे, है ना, 72 मेंबर्स जो हैं इसमें थे, 72 डेलीगेट्स। और इसके जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्या नाम था, व्योमेश चंद्र, है ना, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो है इनके पहले कौन थे, प्रेसिडेंट थे। और एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसमें कई सारे लीडर्स थे, और ये व्योमेश चंद्र बैनर्जी तो पहले प्रेसिडेंट थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके जो पहले कौन थे, पहले इसके जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये कब बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, 1887, है ना। और ये तो आपको पता ही है कब बनेंगे, 1885 को, ये तो पहले ही थे, है ना। तो 1885 को व्योमेश चंद्र बैनर्जी पहले थे प्रेसिडेंट, बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो पहली बनेंगी, कौन, जो पहली बोलना चाहिए कि महिला फीमेल प्रेसिडेंट बनेगी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, उनका नाम होगा एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट जो है वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनती हैं, फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। और ये कहां की होती हैं, सॉरी, ये कब बनती हैं, 1917 में, है ना। हालांकि ये ब्रिटेन की होती हैं, एनी बेसेंट, लेकिन ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट होती हैं ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहले फीमेल जो भारत के हैं, है ना, फॉरेनर नहीं है, उनका नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था, सरोजनी नायडू, है ना, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज शी वॉज ग्रेट पोएट, है ना, बहुत अच्छी कविता लिखा करती थी वो। तो ये जो थी वो फर्स्ट इंडियन फीमेल है ना, फर्स्ट इंडियन फीमेल। और इनको बनने का सौभाग्य मिलता है 1925 में। तो इस तरीके से आप जो है चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। सो आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, दिसंबर 1885 में जो है कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन होता है। फाउंडर कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। कहां बना, बॉम्बे में बना। कितने लोग थे, 72 डेलीगेट्स थे, है ना। पहले कौन बने प्रेसिडेंट, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में बनते हैं। सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनेगी, एनी बेसेंट, है ना।
कब बनेगी? 1917 में। और सबसे पहली जो फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट बनेगी वो सरोजिनी नायडू बनेगी। कब बनेगी? 1925 में। तो इस तरीके से हमने इसको बहुत अच्छे से समझा। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो स्टार्टिंग का जो भी मीटिंग वगैरह करती थी ना, उसका मेन मोटो यही होता था कि भाई 2-3 दिन सिर्फ मीटिंग करना है पूरे एक साल में, 2-3 बार, और उसमें सिर्फ वो पार्टी वगैरह करते थे, ऐशो आराम वगैरह करते थे। उनका जो रियल इश्यूज ऑफ पीपल से कोई लेना देना नहीं होता था। स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ जो अमीर वर्ग के लोग थे ना वही इसके मेंबर थे, लेकिन आगे जाके और भी बहुत इसका एक्सपेंशन हुआ और बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स ने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो चलिए समझते हैं इन्हीं कुछ बहुत ही अच्छे लीडर्स के बारे में। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है ना, दो प्रकार की विचारधारा बाहर आएगी, उत्पन्न होगी, है ना। तो एक को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडरेट्स, ठीक है। एक को बोलेंगे क्या? मॉडरेट्स, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग एक्सट्रीमिस्ट, है ना। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक। तो जो मॉडरेट्स कौन थे? तो मॉडरेट्स ऐसे विचारधारा के लोगों को कहा जाता था कांग्रेस में ही, जो कि हमेशा प्रेयर पॉलिटिक्स पर बिलीव करते थे, प्लीडिंग पॉलिटिक्स पर बिलीव करते थे, बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, और वो सोचते थे कि ब्रिटिशर्स को खुश रखकर जो है वो भारतीयों के लिए बेहतर फैसिलिटीज, बेहतर राइट्स जो है वो लिया जाए। तो ये थे मॉडरेट्स, है ना। और मॉडरेट्स हमेशा सॉफ्ट पॉलिटिक्स खेला करते थे। वो बिल्कुल भी जो है ब्रिटिशर्स को फाइट वगैरह उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करके जो है वो आजादी नहीं चाहते थे, है ना। काफी बातचीत करके सॉफ्ट तरीके से, प्रेम से जो है वो बिना किसी को नाराज किए ये आजादी मतलब कि बेहतर राइट्स और फैसिलिटीज चाहते थे भारतीयों के लिए। वहीं एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो चाहते थे कि भाई हेड टू हेड फेस टू फेस फाइट किया जाए और आजादी लिया जाए। तो ये जो था वो दो बहुत ही बड़ा डिफरेंस था आइडियोलॉजी में। इन्हें नरम दल भी कहा जाता है हिंदी में, और इन्हें गरम दल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत गर्म रहते हैं, हॉट रहते हैं, हमेशा अग्रेसिव में रहते हैं, और ये हमेशा पैसिव में रहते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो उनका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो एक है इसमें दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी, ओके, दादा भाई नौरोजी। दूसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस नाम है, जिनका नाम है गोविंद नराडे, है ना। गोविंद रनाडे, ठीक है। फिर है एक गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद है एक और है मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम, है ना, मदन मोहन मालवीय। एक चीज याद रखिएगा, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ना, वो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन थे? गोविंद रनाडे जी थे, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी जो थे वो सबसे सीनियर, सबसे सम्मानित जो थे वो लीडर थे। और ये जो थे पहले ऐसे इंडियन थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला था। वो चुनाव लड़े थे वहां के फिन्सबरी नामक प्लेस से, और फिर वो कहा गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, है ना। तो ये पहले थे दादा भाई नौरोजी, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, है ना। तो ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन थे, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट में ना एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिसे कहते हैं लाल बाल पाल, है ना। लाल बाल, ओके, पाल, फाइन। सो लाल बाल पाल मतलब क्या होता है? देखिए, लाला लाजपत राय, लाल मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, है ना, और पाल मतलब क्या होगा? बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये तीनों हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। और एक और भी बहुत फेमस थे जिन्हें कहते थे अरविंदो घोष, है ना। तो अरविंदो घोष भी कहाँ के थे? एक्सट्रीमिस्ट के थे। बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, साप्ताहिक पत्रिका, जिसे कहते थे केसरी, है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, है ना। स्वराज जो है वो मेरा एक बर्थ राइट है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज, है ना, मतलब सेल्फ रूल, ठीक है।
तो ये जो है इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। अब उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। इनका जो डिवीजन है ना वो कब होता है, याद रखिएगा 1907 में इनका डिवीजन हो जाता है ना, 1907 में। और फिर ये वापस कब मिल जाएंगे, 1916 में, है ना। 1916 में ये फिर से वापस मिल जाएंगे। कौन से पैक्ट में मिलेंगे, लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। तो ये लखनऊ पैक्ट में वापस मिल जाते हैं। दिस बोथ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स का जो ब्रेकअप हुआ था वो पैचअप कब होगा, 1916 में पैचअप इनका हो जाएगा। तो यहां तक हमने बहुत ही अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के काफी बेहतरीन तरीके से हमने समझ लिया है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, दैट इज 1905 बंगाल का पार्टीशन। उसको हम समझते हैं कि उसमें हुआ क्या था। तो उससे पहले चलिए इस मिटा देते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो ये हमने इसको रब कर लिया बहुत अच्छे से। अब देखिए जो 1905 का पूरा पार्टीशन होगा बंगाल का, है ना, उसी के अपोज में स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट होता है। तो स्वदेशी मूवमेंट भी बहुत ही फेमस है ना, देखते हैं। तो 1905, अब देखेंगे इवेंट वाइज हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। 1905 क्या हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ठीक है। बंगाल का पार्टीशन, है ना, 1905 बंगाल का पार्टीशन हो गया था, ठीक है। और बंगाल का पार्टीशन सबसे पहले तो हुआ क्यों था, तो बंगाल का पार्टीशन इसलिए हुआ था क्योंकि जो देखो इंडियंस, जो ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस के लिए हमने उसको डिवाइड कर दिया, है ना। बहुत बड़ा टेरिटरी था उस समय का बंगाल। आज का पूरा बांग्लादेश जो कि सेपरेट कंट्री है उसको मिला दो, वेस्ट बंगाल को मिला दो, उड़ीसा को मिला दो, है ना, और जो असम वाला एरिया है उसको मिला दो, ठीक है, झारखंड को मिला दो, बिहार को मिला दो, तब जाके जो है वो पार्ट्स ऑफ उड़ीसा आएगा, तब जाके जो है वो उस समय का बंगाल का पार्टी बनता था, है ना। तो बहुत ही बड़ा बोलना चाहिए कि टेरिटरी था एक, ठीक है। तो इतने बड़े टेरिटरी को ब्रिटिशर्स बोलते थे कि मैनेज करना बहुत दिक्कत था, इसलिए उन्होंने डिवाइड कर दिया। लेकिन जो एक्चुअल रीजन जो कि इंडियंस बताते हैं, है ना, जो वहां के जानकार हैं वो बताते हैं कि जो एक्चुअल में पार्टीशन हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो बंगाल है ना वो पूरा पॉलिटिकल हब बन चुका था इंडिया का, है ना। और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आ रहे थे वो उसी एरिया से ही आ रहे थे, बंगाल के एरिया से ही आ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स हमेशा चाहती थी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स खेलना, इसीलिए जो बंगाल को डिवाइड करके जो आसाम और जो बांग्लादेश वाला एरिया है ना, ईस्ट बंगाल वाला एरिया है, तो उसको उन्होंने अलग कर दिया। तो एक को बना दिया ईस्ट बंगाल और दूसरे को बना दिया असम। और इसको इसलिए किया गया था ताकि हिंदू और मुस्लिम में क्या आ सके, डिवीजन आ सके, क्योंकि ईस्ट बंगाल में जो मेजोरिटी थी वो कौन थी, मुस्लिम्स थी, और वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी जो थी वो हिंदू थी, है ना। तो इसलिए वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम में डिवीजन बना रहे ताकि वो आसानी से भारत के ऊपर रूल कर सके। तो ये कुछ रीजंस थे बंगाल के पार्टीशन के। कब हुआ था, 1905 में, है ना। अब एक चीज और याद रखिएगा, 1905 में इस बंगाल पार्टीशन के अपोजिट, है ना, इसको विरोध करने के लिए क्या स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट। क्या स्टार्ट हुआ था एवरीवन, स्वदेशी मूवमेंट, ओके। तो देखते हैं ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इस बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए, है ना। और ये भी कब स्टार्ट हुआ था, 1905 में। जैसे ही ये बंगाल का पार्टीशन हुआ तो जो लीडर्स थे बंगाल के उनको लगा कि भाई धरना, स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशन करने से कुछ नहीं होगा, कुछ बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो इस स्वदेशी मूवमेंट में जो फॉरेन गुड्स हैं, क्लॉथ है ना, उसको जला दिया गया, बॉयकॉट कर दिया गया, और जो होममेड क्लॉथ है, प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज करने के लिए प्रमोट किया गया। तो ये रहा आपका स्वदेशी मूवमेंट, है ना। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट होने के बावजूद भी जो है वो बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है, ठीक। अब उसके बाद मैंने बताया था 1907 में क्या होता है, 1907 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो दो पार्टीशन हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का,
और उसके बाद में 1909 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, है ना। तो देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। भाई नोट्स बनाते चलिएगा ना, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब इसको देखते हैं क्या था इसमें। तो इसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहा जाता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहा जाता है। और इससे पहले मैं एक चीज आपको जो है वो बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले 1906 में देखिए, 1905 में जो है बंगाल का पार्टीशन हुआ, 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, लेकिन उसके बीच में भी एक इवेंट हुआ था, है ना, जिसमें कौन सा था वो, 1906 का इवेंट, है ना। तो 1906 हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 1906 में क्या बना था, मुस्लिम लीग। क्या बना था, मुस्लिम लीग बना था 1996 में। और ये मुस्लिम लीग कहां बना था, ये बना था ढाका में, है ना। उस समय ढक्का कहलाता था ये, ढाका, है ना, ढक्का भी कहलाता था उस समय। कहाँ है आज जो है ये ढाका बांग्लादेश में है और ये वहां का कैपिटल है, लेकिन उस समय तो भारत में ही आता था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का हमने देख लिया जो हुआ था। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, आगा खां, है ना, आगा खां थे इसके जो है वो फाउंडर। और इनका जो डिमांड था ना वो क्या था, इनका डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट का। क्या था इनका डिमांड, सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना। दे वांटेड व्हाट, सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि आपको एक अलग सा टेरिटरी जो है वो दे दिया जाएगा, वहां से आप जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, आप ही के कम्युनिटी के मेंबर इलेक्शन लड़ेंगे और सिर्फ आप ही के कम्युनिटी के मेंबर्स वहां पर वोट कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीके से नया देश बनाने जैसा हुआ, है ना। फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, सेपरेट इलेक्टोरेट में आपके पास एक सेपरेट टेरिटरी होगा, एरिया होगा, जहां सिर्फ आप ही आपकी ही कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम लीग में सब उसके मुस्लिम्स को मिल गया, है ना। तो सिर्फ मुस्लिम ही जो है वो वहां पर इलेक्शन लड़ सकते हैं और सिर्फ मुस्लिम्स ही जो है वो वोट कर सकते हैं। किसी दूसरे पर्सन को जो कि दूसरे धर्म से आता है उसको कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि इनडायरेक्टली अपने कंट्री को डिवाइड कर देना, है ना। तो ये जो है जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस और जो बाकी विंग्स हैं भारत में वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन किन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, है ना। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है उसमें मुस्लिम लीग का जो डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट का, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। और ऐसा क्यों हुआ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो हमेशा चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम में जो है वो डिवीजन बना रहे, क्योंकि जो कांग्रेस है वो सेपरेट इलेक्टोरेट को डिनाई कर रही है और ब्रिटिशर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो मुस्लिम लीग को क्या लगेगा कि ब्रिटिशर्स उनके हितैषी हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, है ना। ब्रिटिशर्स मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को हमेशा आपस में लड़ाने की ही कोशिश करते रहती थी, जैसे वो हमेशा से लड़ाते आए हैं हिंदू और मुस्लिम्स को। ठीक, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होता है, देखिए जो 1905 में जो गवर्नर जनरल या फिर जो वॉइस रॉय बोलेंगे उन्हें, तो जो वॉइस रॉय थे 1905 में उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था, लॉर्ड कर्जन। और एक आपको और नाम याद रखना है, जो 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी उस समय जो वॉइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन, है ना। तो जो कांग्रेस पार्टी बनने के टाइम पे गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। और जो 1995 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस समय बनने वाले का नाम था लॉर्ड कर्जन। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ गया, है ना। अब उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे कहेंगे हम लोग वर्ल्ड वॉर वन। ओके, वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन, है ना। तो देखेंगे जो वर्ल्ड वॉर वन में बेसिकली दो कंट्रीज दो ग्रुप थे। एक का नाम था अलाइड पावर,
ठीक है, एक का नाम था अलाइड पावर और दूसरे का नाम था सेंट्रल पावर। ठीक, दूसरे का नाम था सेंट्रल पावर। एक का नाम अलाइड पावर, दूसरे का नाम है सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में कौन कौन से कंट्रीज थे तो याद रखिएगा, अलाइड पावर में थे ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और अमेरिका, है ना, इतने कंट्री थे। ठीक है, उसके बाद में जो सेंट्रल पावर में कौन कौन से देश थे तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, है ना, ओटोमन एम्पायर, एंड ऑस्ट्रिया हंगरी थे। ठीक है, तो इस पूरे ग्रुपिंग में ना आपको दो कंट्रीज को याद रखना है ना। पहला याद रखना है आपको ब्रिटेन और दूसरा याद रखना है आपको ओटोमन एम्पायर। तो पहला ब्रिटेन इसलिए याद रखना है क्योंकि ब्रिटेन भारत पे रूल किया कर रहा था, है ना, तो इसलिए ब्रिटेन को तो आपको याद रखना ही है। दूसरा ओटोमन एम्पायर को इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हम लोग 1999 में खिलाफत मूवमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें ओटोमन एम्पायर जो है आपको बहुत अच्छे से फिर से रिकॉल करना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए ओटोमन एम्पायर को आपको बहुत अच्छे से समझना है। सो आई होप इतना पूरा जो है वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ल्ड वॉर वन क्यों भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा है और ब्रिटेन जो है उसको लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो वेपन चाहिए, है ना, गोला बारूद चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा, उसके लिए पैसे तो चाहिए ना, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, भारत से आएगा, है ना, लोगों से ज्यादा टैक्स का वसूल करेंगे वो, है ना, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। लोगों का फोर्सफुल तरीके से आर्मी में रिक्रूटमेंट होगा ताकि ज्यादा उनका आर्मी बेस बन सके और वो आर्मी विदेशों में जाके ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जो है वो शहीद हो सके वहां पर, है ना। तो इस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन बाई दी ब्रिटिशर्स। और उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्शन था, वो भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका था क्योंकि रेनफॉल बहुत ही कम हुई थी, नेचुरल कैलेमिटीज था, है ना, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी, फिर भी ब्रिटिशर्स ने अपना हाई टैक्स लेना जारी रखा। इस वजह से वर्ल्ड वॉर वन में लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, है ना, क्योंकि ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज की वजह से। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको गांधी जी के बारे में। ठीक है, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट गांधी जी, है ना। तो देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर जो गुजरात में है वहां। और उसके बाद में ये जो है पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं लंदन, और लंदन पढ़ाई करने के बाद में वो चले जाते हैं साउथ अफ्रीका इन 1893, है ना। वहां पर लगभग 21 साल स्ट्रगल करने के बाद में, किससे स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पर एक प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में। तो उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का स्ट्रगल करने के लिए वो कई सारे सत्याग्रह, कई सारे और मूवमेंट वहां पर रन करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। और जब गांधी जी भारत आते हैं उससे पहले ही बहुत ज्यादा जो है वो फेमस हो चुके होते हैं ना। और फिर जब गांधी जी भारत आते हैं तो उनके लिए आप समझिए 46 साल की एज में आते हैं और उससे पहले 21 साल साउथ अफ्रीका में रहते हैं। तो भारत जो एक देश था वो उनके लिए बहुत नया देश था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सालों बाद आ रहे थे ना। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, सोशल कंडीशन कैसा है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, ब्रिटिशर्स यहाँ पर कैसे रूल करते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये सभी चीजों को समझने के लिए उनको कुछ वक्त चाहिए था। इसीलिए गांधी जी ने 1 साल का समय लिया और 1 साल तक गांधी जी ने बहुत से जगहों पर जो है वो घूमे, है ना, लोगों से मिला, स्पेशली जो पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, तो इन सभी लोगों से मिले वो और उनके रियल प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश किए। और देखते ही देखते जो है वो गांधी जी बहुत ज्यादा लोगों के बीच में फेमस होना चालू हो गए थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो है गांधी जी नहीं थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, ये पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जिन्होंने गांधी जी को जो है वो ज्वाइन किया था। तो इस तरीके का जो है पूरा ऑरा रहा है गांधी जी का, है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 साल
के बाद जब 1917 आएगा, है ना, तो फिर हम लोग गांधी जी के जो पूरे सत्याग्रह हैं उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो गांधी जी कब आते हैं भारत वापस? गांधी जी आते हैं जनवरी 1900 ओके 15 में, है ना। कहां से आते हैं? साउथ अफ्रीका से। उसके बाद में हम लोग समझते हैं 1916, है ना, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, 1916 लखनऊ पैक्ट। तो इसे हम लोग समझेंगे 1916 लखनऊ पैक्ट में हुआ क्या था। एक्चुअली 1916 जो था ना, उसमें एक होम रूल लीग की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो होम रूल लीग मतलब क्या होता है कि जो स्वराज और जो स्वशासन का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरे देश भर में लागू करने के लिए होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और इसके दो बहुत ही बड़े फेमस लीडर हैं। एक का नाम है बाल गंगाधर तिलक, जो कि ये जो महाराष्ट्र वाले एरिया से जो है वो लीड कर रहे थे, और जो एनी बेसेंट है वो मद्रास वाले एरिया से जो है वो लीड कर रही थी, है ना। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा, होम रूल लीग भी जो है वो पैरेलल तरीके से चल रहा है। अब मैं समझाता हूँ ये लखनऊ पैक्ट क्या था। तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, और इसमें जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट हैं कांग्रेस के, वो यूनाइटेड हो गए, है ना। मैंने आपको बताया था 1907 में उनका पार्टीशन हो गया था। तो मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट बोथ हैव जॉइंड टुगेदर एंड फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग ने भी ये डिसाइड किया कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक यूनाइटेड मैनर पे जो है वो उनसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस तरीके का बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो रहा था इन दी पॉलिटिकल पिक्चर ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर जो है स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। वो मिस्टेक ये था कि जो मुस्लिम लीग का डिमांड था, क्या डिमांड था मुस्लिम लीग का? सेपरेट इलेक्टोरेट का, है ना। बहुत कंट्रोवर्शियल डिमांड था वो। तो मुस्लिम लीग का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड था उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने बोला ठीक है, आप सेपरेट इलेक्टोरेट ले लीजिएगा। तब जाके जो है वो मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में डिसाइड की थी कि हम यूनाइटेड होकर जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे। तो उनका एक्सेप्ट करना सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को बहुत बड़ा जो था वो मिस्टेक था, है ना। तो ये रहा आपका लखनऊ पैक्ट व्हिच हेल्ड इन 1916। तो इस तरीके से हमने ये पूरी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे वो समझेंगे 1917 से 1947। ये जो 30 साल का हिस्ट्री होगा ना, उसमें आपको हर जगह जो है मैक्सिमम टाइम पे गांधी जी ही दिखेंगे, है ना। तो इसे कंप्लीटली गांधी एरा भी कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गांधी एरा। So thank you everyone. We will meet you in the next sub part of this video where we will discuss about the Gandhi era. So we will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.